हेलो एवरीवन, कोकड़ा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं सीडीपी बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। अधिगम, अधिगम वक्र, अधिगम की विशेषताएं, शिक्षण के स्तर, हार्वर्ड की पंच पद प्रणाली और अधिगम के पठार, इनके बारे में हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिगम। अधिगम क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, किसी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, सीखना अधिगम कहलाता है। तो अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति सभी परिस्थितियों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, यही सीखना है। इसीलिए हम कह सकते हैं परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। कहने का मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसी परिस्थिति है उसी प्रकार से हमें अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए, और यही हमारा कहलाता है लर्निंग अधिगम। तो अधिगम की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने तरीके से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले देखते हैं जेपी गिलफोर्ड के लिए। जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा था लर्निंग के बारे में? व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। इन्होंने कहा था कि व्यवहार के परिणाम मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर व्यवहार होता है, वातावरण के व्यवहार के अकॉर्डिंग जो परिणाम आते हैं, तो उसी के स्वरूप हमारे अंदर जो परिवर्तन होता है उसे हम लर्निंग कहते हैं। मतलब व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। अब आते हैं बीएफ स्किनर साहब। स्किनर ने क्या कहा था? सीखने व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। मतलब सीखना जो है हमारा वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, जो सामंजस्य होता है मतलब तालमेल बिठाने की प्रक्रिया है, वही हमारा सीखना। किसी काम को करने में जो तालमेल बिठाते हैं हम, उसे हम क्या कहेंगे? सीखना कहेंगे या अधिगम कहेंगे। अब आता है क्रो एंड क्रो। जो क्रो एंड क्रो थे उन्होंने क्या कहा था? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। इनका कहने का मतलब यह है कि जो हमारी आदत है और ज्ञान है और अभिवृत्ति हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? सीखना कहेंगे। मतलब हम अपनी हैबिट्स को, ज्ञान को सीखना कहेंगे। फिर आते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा है नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब इन्होंने कहा है जो नया ज्ञान है और नई हमारी प्रक्रिया हैं, उन दोनों से जो प्राप्त रिजल्ट निकलेगा, जो क्रियाएं होंगी, वो हमारी क्या कहलाएंगी? अधिगम कहलाएंगी। ये मनोवैज्ञानिकों का अपना अपना कहना है। अब आता है अधिगम की विशेषताएं। मतलब अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो अधिगम की विशेषताएं, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। मतलब अधिगम का मतलब लर्निंग, सीखना। हम उम्र भर, जीवन भर तक सीखते हैं कुछ ना कुछ। फिर आता है अगला स्टेप है सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। मतलब सीखना हमारा एडेप्टेशन, मतलब जो हमें चीजें अच्छी लगती हैं उन्हें एडॉप्ट कर लेते हैं, जो नहीं अच्छी लगती है उन्हें हम छोड़ देते हैं। मतलब सीखना एक अनुकूलन की प्रक्रिया है। अच्छा, सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मतलब सब कुछ सीखना है, सही, सीखना सार्वभौमिक है। इसके बाद आता है सीखना कुशलतादायक है। मतलब सीखना कुशलतादायक भी है। फिर है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। मतलब जैसे सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, हमें समय के अकॉर्डिंग, स्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है, अपने आप में परिवर्तन करना है। तो सीखना एक व्यवहार में परिवर्तन भी है। फिर आता है सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब हम जो काम सीखते हैं उन्हें सीखने का हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। अगला है सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। हमें मन में पहले ठान लेना चाहिए कि ये वाला काम हमें करना है, तो हम उसे सीख जाएंगे और कर भी लेंगे। अगला है सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर करती है। मतलब जो सीखने की प्रक्रिया है वो हमारी सक्रियता, मतलब पॉजिटिविटी पर निर्भर करती है कि हम कितनी जल्दी सीख पाए उस काम को। अब आते हैं हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब जब हम कोई काम करते हैं, सीखते हैं, तो उस काम में अड़चन डालने वाली अड़चनें भी बहुत सारी आती हैं, लेकिन हमें अपने आप को स्ट्रेट रखना है और अपने लक्ष्य के प्रति एकदम सटीक रहना है
सही से रहना है और हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है हर तरह से। तो देखते सीखने के जो प्रभावित करने वाले कारक है क्या क्या है। बालक की योग्यता, मतलब बालक की योग्यता से मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई स्टूडेंट या बच्चा कक्षा 2 में पढ़ रहा है और हम उससे कहें कि बेटा तू कक्षा 5 का ये टॉपिक हल कर दे, तो नहीं कर पाएगा। तो जैसी बालक की योग्यता है हमें उसी के अनुसार उसे वर्क देना चाहिए, उसे काम देना चाहिए। अगला है निश्चित उद्देश्य, मतलब अगर आपका निश्चित उद्देश्य नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। अगला आता है परिपक्वता, मैच्योरिटी। तो इसमें सीखने के प्रति हमें उसके बारे में जानकारी और परिपक्वता होनी चाहिए। पूर्ण रूप से जब तक हम परिपक्व न हो जाएं तब तक हम किसी काम को सीखने की कोशिश ना करें। अच्छा, परिवार भी इसमें इस सीखने को प्रभावित करता है। समाज, सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है हमें परिवार और समाज से पड़ता है। जो हम जो सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसमें सबसे बड़े जो हमारे बाधक हैं वो परिवार और समाज होते हैं। और हमारा एक आता है अगला स्टेप, एटमॉस्फेयर, वातावरण से तो बहुत ही इफेक्ट पड़ता है सीखने के जो सीखने के हमारे अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारक है उनमें वातावरण, समाज और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छा, शिक्षक का व्यवहार, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षक का व्यवहार भी बच्चे के प्रति कहना चाहिए हमें पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम कोई काम अच्छे से कर पाए। और सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए बच्चे की, मुझे ये वाला काम सीखना है। इसके बाद आते हैं अधिगम वक्र, कर्व्स ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने के वक्र हैं, अधिगम वक्र हैं। तो देखते हैं, जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ या आरेख के द्वारा से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता या शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है। कहने का मतलब यह है, एक हमने एक ग्राफ बनाया जिससे हम बच्चे की क्वालिटी परखेंगे, उसे इस प्रकार जांचेंगे कि उसने कितना इस चीज को सीखा है। तो उसमें हमने एक पैमाना रखा है कि बच्चा इतना सीखेगा तो उसे इतना मिलेगा, कि बिल्कुल नहीं सीखा तो शून्य मिलेगा, या न्यूनता या अधिकता पर ये डिपेंड करता है। ये हमारा एक अधिगम वक्र है, एक ग्राफ है कि हम इसके द्वारा बच्चे को चिन्हित करेंगे कि ये इतना काम सीख गया। तो इसमें कुछ प्रकार है अधिगम के। अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा प्रकार है सरल रेखीय वक्र, यानी स्ट्रेट लाइन कर्व। पहला है हमारा सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। इसमें सीखने की गति एक समान होती है, मतलब इसमें जो पहला वक्र है हमारा, इसमें जो सीखने की गति होती है वो एक समान होती है। अगला है हमारा उन्नतोदर वक्र, यानी एलिवेशन कर्व। इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी हो जाती है। जो हमारा दूसरा वक्र है यानी एलिवेशन कर्व, उन्नतोदर वक्र, इसमें क्या होगा कि शुरुआत में तो गति बहुत तेज होती है बच्चे की सीखने की इस वक्र में, और जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा और हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आएगा तो उसकी गति धीमी होती चली जाती है। ये हमारा उन्नतोदर वक्र है। मतलब जो पहला वक्र है हमारा सरल रेखीय वक्र है, उसमें एक समान गति होती है। उन्नतोदर वक्र में शुरू में गति तेज होगी और उच्चतम बिंदु से लास्ट की ओर बढ़ेंगे तो हमारी गति धीमी हो जाएगी। अब आता है तीसरा वक्र, नतोदर अधिगम वक्र, यानी कनकेव लर्निंग कर्व। इसमें क्या होगा, शुरू में गति सीखने की धीमी होती है, उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू हो जाती है, ये उच्चतम बिंदु की ओर बढ़ती है। कहने का मतलब यह है, जो नतोदर अधिगम वक्र है वो हमारा उन्नतोदर वक्र का जस्ट उल्टा है। उसमें स्टार्टिंग में तेज होती है, तो इसमें स्टार्टिंग में धीमे होती है और लास्ट पॉइंट तक धीरे धीरे बढ़ जाती है। ये हमारा उन्नतोदर का नतोदर एकदम अपोजिट है। अब आता है इसका अंतिम, मिश्रित अधिगम वक्र। इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में भी अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों तरह से हो सकती है। ये वक्रों उन्नतोदर व नतोदर वक्रों का मिलाजुला रूप है। कहने का मतलब यह है, मिश्रित जो वक्र है हमारा, मिसलेनियस लर्निंग, इसमें क्या है कि ये जो है, इसमें जो हमारा सीखने की गति है वो तेज भी हो सकती है शुरू में और धीमी भी हो सकती है, और लास्ट में भी तेज हो सकती है धीमी। मतलब ये जो है नतोदर और उन्नतोदर का मिला जुला रूप है। फिर इसके बाद आता है
अधिगम पठार। अधिगम पठार क्या है? इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें ना तो उन्नति होती है और ना ही अवनति। अधिगम के पठार में अधिगम की गति शून्य होती है। अधिगम जो पठार होता है इसमें ना तो उन्नति होती है और ना ही अवनति, इसमें जो सीखने की गति है वो रुक जाती है। ये अधिगम पठार में बताया गया है कि इसमें जो गति होगी बच्चे की सीखने की, ना तो तेज होगी और ना ही धीमी होगी, गति जो है रुक जाती है और इसे हम इसमें गति सीखने की शून्य हो जाती है, तो इसे अधिगम पठार कहलाएगा।